हेलो जी, नमस्कार, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत और आज के सेशन में बात करेंगे 2025-26 में अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन जिसे अपन कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट या परिचय। बिल्कुल बेसिक्स अपन इसको समझेंगे। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी तो जरूरी एनसीईआरटी माँ है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो बात ये है कि हिंदी वाली एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह पर करेक्शंस हैं, तो वो करेक्शंस मैं आपको यहाँ पर साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। आई होप काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी अगर सेशन को आप लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। सो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट की भी। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है उसको समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा? सबसे पहली बात तो ये कि ये चैप्टर कहां से शुरू हो रहा है। आप कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर में जो 11th क्लास में आपको चैप्टर दे रखा है पादप जगत, जो थर्ड चैप्टर आपको दे रखा है कौन सा? पादप जगत। ठीक है, अब पादप जगत में भी आपने जब वर्गीकरण पढ़ा है तो सबसे फर्स्ट शैवाल आता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में क्या आता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में तो अपन बात करते हैं नग्न होता है, जो बीजांड वगैरह की बात करते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बात करते हैं तो वो कवर्ड रहता है। ठीक है, अब जहां पर वो एंजियोस्पर्म कंप्लीट होता है आपकी 11वीं कक्षा का 11th क्लास का चैप्टर, वहीं से 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। आई बात समझ में? अब दोनों को रिलेट आपको कैसे करना है कि वहां पर एक डायग्राम आपको दे रखा है, हो सकता है कि वो 12th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो वहां पर वापस से उस डायग्राम को देखना जरूरी है। वहां कुछ बातें लिखी है उनको नोट करना जरूरी है। वहीं से अपन इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादप में लैंगिक, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। अब इस चैप्टर के नाम को अपन सबसे फर्स्ट समझते हैं ताकि आधा काम अपना यहां से हो जाए। कैसे आधा काम हो जाएगा वो आपको जब समझोगे तो क्लियर होगा। सबसे फर्स्ट तो लिखा है, एक तो लिखा है पादप, दूसरा लिखा पुष्पीय, तीसरा लिखा है जनन और चौथा लिखा है लैंगिक। ठीक है, मैं का मतलब तो कैसे ही बताए। तो पुष्प जो है उसकी स्ट्रक्चर भी आपको 11th क्लास में डिटेल से बता रखी है, हर एक पॉइंट आपको बता रखा है, तो आपको आना चाहिए। पादपों की बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे अपन ने जो वर्गीकरण अपन करते हैं जीव जगत का, पांच जगत में वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, उसमें पादप भी आता है, जंतु भी आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो पांचों अपने पास कवक वगैरह आते हैं। तो पादप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी के आधार पर इसको बोला गया कि इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण ये करता है, तो वो आपके पास शब्द है। मेन इंपॉर्टेंट लिखा है जनन और लैंगिक। ये जो दोनों शब्द हैं, पहले की एनसीईआरटी में इससे पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था जीवों में जनन, वहां पर आपको जनन बता रखा है, जनन की परिभाषा बता रखी है और प्रकार आपको बता रखे हैं। जो जनन है वो आपके पास क्या होता है? जनन का सिंपल सा मतलब होता है जीवों का अपने समान, किसके समान? अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। उत्पन्न करना नहीं बोल रहा हूं मैंने लिखा है उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जीवों का अपने समान संतति या अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे अपन बोलते हैं जनन। आ रही बात समझ में? अब जनन के प्रकार की बात करते हैं तो जनन के आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। जनन के मेन जो प्रकार है वो दो प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। कितने? दो प्रकार। पहला जैसे कि नाम से लिख रखा है लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपके पास आता है अलैंगिक जनन। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे आप नोट कीजिएगा नोटबुक में, चाहे एनसीईआरटी में, काम आसान हो जाएगा। कितने टाइप्स होते हैं? दो प्रकार आपके पास होते हैं जनन के, एक तो लैंगिक और दूसरा अलैंगिक, जो मेन है। लैंगिक में आपके पास क्या होता है? जो लैंगिक संरचनाएं होती है, लैंगिक अंग जो है वो होते हैं। ठीक है,
लैंगिक अंग या लैंगिक संरचनाओं की बात करते हैं और जो संरचना अपने पास होती है, एक नाम आपने सुना होगा जिसे कहा गया है युग्मक। क्या कहा गया है? युग्मक। तो वो युग्मक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं लैंगिक प्रजनन में या लैंगिक जनन में, ठीक है। जबकि अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो वहां पर वो जो संरचना है, वो जो युग्मक जिसे अपन कह रहे हैं या लैंगिक अंग या लैंगिक संरचनाओं की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो अनुपस्थित होंगे यहाँ पर। और अनुपस्थित के लिए ही यहाँ पर ये क्या शब्द यूज में लिया गया है? ए का मतलब अनुपस्थित। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे बात करते हैं अपन, कोई एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर कितनी कोशिका है? एक है, और वही सारा काम यहाँ पर कर रही है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ऐसे जीव जिसके अंदर एक कोशिका सारे काम कर रही है। अब इसके अंदर क्या होगा? युग्मक तो होंगे नहीं, तो किस प्रकार से नए जीवों का निर्माण होगा? तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर होता है कोशिका विभाजन, जो 11वीं क्लास में आप पढ़ते हो इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से कोशिका विभक्त होती है और एक से दो कोशिकाओं का निर्माण ये कर लेता है। क्लियर है? तो अपन कह सकते हैं कि अलैंगिक जो प्रजनन है, अलैंगिक जो जनन है, उसके अंदर कोशिका विभाजन ही क्या है? जनन का एक रूप है, जनन का एक फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो पैतृक होते हैं और जो पुत्री होती है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। 100% 100% उसमें समानता होगी, चाहे गुणसूत्र की बात करो, जीन की बात करो, या उसके कोशिका का आकार का बात करो, ठीक है। या जो फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं वो क्या होगा? सेम यहाँ पर होगा। आकार अपन नहीं बोल सकते, थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंडीशन पे हो सकता है, फर्क पड़ सकता है, बट बाकी ओवरऑल जो बात करेंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सारा क्या होगा? सेम होगा। तो इसी समानता को पैतृक और पुत्री, ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से समान होगी, और ये जो है ये भी एक दूसरे से समान होंगे। तो इसी समानता को बताने के लिए एक शब्द यूज में अपन लेते हैं क्लोन। क्या बोला गया है? क्लोन, ठीक है। जुड़वा मूवी देखी होगी सलमान खान की, पुराने वाली और नई वाली, वरुण धवन वाली। तो वहां पर क्या है, वो जो जुड़वा अपन शब्द यूज में ले रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल ट्विंस जैसे अपन बोल रहे हैं। तो वो अलैंगिक प्रजनन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी विभिन्नताएं नहीं आएंगी अलैंगिक प्रजनन में। जबकि बात करते हैं लैंगिक प्रजनन में, तो यहाँ आपके पास विभिन्नताएं आएंगी, और विभिन्नताओं का जो सोर्स है दोस्तों वो कौन है? जो सोर्स है विभिन्नताओं का वो लैंगिक प्रजनन है, और वो लैंगिक प्रजनन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा, और युग्मक के निर्माण में क्या होगा? जैसे एक मेल से आ रहा है और दूसरा फीमेल से आ रहा है, नर से आ रहा है और मादा से आ रहा है युग्मक, तो ये आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो क्या होगा? अलग अलग जीन, अलग अलग गुणसूत्र आपको देखने को मिलते हैं, और वही गुणसूत्र जब अलग अलग जुड़ेंगे एक दूसरे से, क्या होगा? नए जीव का निर्माण होगा। नए जीव का निर्माण होगा तो कुछ ना कुछ तो विभिन्नता यहाँ पर आएगी ही आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उद्विकास का स्रोत आपसे पूछा जाए, उद्विकास किससे हो रहा है? क्या अलैंगिक प्रजनन करने वालों में हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर होगा, जीन विनिमय एक शब्द यूज में लेते हैं अपन, वो इसकी वजह से हो रहा है। हाँ, कुछ दूसरी कंडीशन भी है, उत्परिवर्तन वगैरह, लेकिन प्रजनन के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में से कौन सा उद्विकास का स्रोत है एवोल्यूशन का, तो वो स्रोत कौन सा होगा? वो स्रोत आपके पास होगा लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो शब्द था वो क्या था? जनन, जिसकी परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उससे अपन ने क्या कहा है? जनन। दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। लैंगिक में लैंगिक संरचनाएं होती है, लैंगिक अंग हो सकते हैं, और अलैंगिक में ए का मतलब अनुपस्थित, वो अनुपस्थित होती है जो भी लैंगिक संरचनाएं होती है वो। लैंगिक प्रजनन विभिन्नताओं का स्रोत है, जबकि अलैंगिक प्रजनन नहीं है। वहां पर जो पैतृक है और जो पुत्री कोशिकाएं होती है, पुत्री जीव जो होती है, संतति जिसे अपन कह सकते हैं, वो एक दूसरे से 100% समान होते हैं, और उसी समानता को बताने के लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं क्लोन। तो ये वाले जो दोनों शब्द हैं वो क्लियर हैं आपके, लैंगिक और जनन। पादप का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, और लिखा है पुष्पीय। तो पुष्प का मतलब अपन थोड़ा सा यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पुष्प क्या है। सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना, जो पुष्प है वो क्या है? पुष्प जो है वो है रूपांतरित प्ररोह। वैसे 11वीं क्लास में लिखा है, सिंपल सा मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, रूपांतरित प्ररोह, ठीक है। रूपांतरित प्ररोह, ऊपर वाला जो पादप का जो पार्ट होता है। और जो पुष्प जब आता है, पुष्पन की प्रक्रिया जो होती है ना, पुष्पन मतलब पुष्प के आने का जो समय है वो डिपेंड करेगा पादप के जो हार्मोन से, किस पर? पादप के जो हार्मोन से, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं,
बाह्य जो कारक है पर्यावरण की बात करते हैं उसके ऊपर, तापमान, जल की उपलब्धता, अनुपलब्धता, वो सारा सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मनुष्य के केस में क्या होता है कि 13-14 साल की उम्र के बाद में दाढ़ी वगैरह आना, आवाज में परिवर्तन होना, सेम वैसे ही पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करती है, अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। और जहां जहां पुष्प होता है, जहां जहां पुष्प होता है वहां वहां क्या होगा, वहां वहां होगा लैंगिक प्रजनन। जहां जहां पुष्प होगा वहां वहां किस प्रकार का जनन होगा, लैंगिक प्रजनन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है। पुष्प की जो खेती होती है उसे अपन कहते हैं पुष्प कृषि। क्या बोलते हैं, पुष्प कृषि। ये तो सिंपल सी बात है, बट आपको एक और शब्द में ध्यान में रखना है, फ्लोरिकल्चर। कौन सा कल्चर, फ्लोरिकल्चर। पुष्प की जो खेती होती है उसे कहा गया है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, पुष्प की जो खेती होती है उसे कहा गया है फ्लोरिकल्चर। अब बात करें जो पुष्प है उसके कितने पार्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं, जिसकी स्टडी अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, 11th क्लास में लिखा है। वैसे पुष्प जो होता है उसके आपको टोटल 4 पार्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, पुष्प के अंदर टोटल कितने पार्ट मिलेंगे, 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जो इसके स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं अपन। ये रहा इस प्रकार से, तो इसको समझ लीजिए फटाफट से, तो काम अपना आसान यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अपने पास कुछ अलग से ग्रीन कलर वगैरह में बता देता हूँ, ये लो। और सबसे लास्ट में ये मेरे पास आ गया है एक्सरसाइज स्ट्रक्चर। यस, ये कुछ इस प्रकार से मेरा पुष्प मुझे देखने को मिलता है। तो पुष्प जो है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल मेनली इसके दो पार्ट में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, अंग की बात करते हैं तो एक तो अपने पास होता है सबसे फर्स्ट लैंगिक अंग। कौन सा, लैंगिक अंग। और दूसरे जो प्रकार के अंग होते हैं उसे अपन कहते हैं सहायक अंग, कायिक या अलैंगिक बोल सकते हैं, जो सहायता करते हैं किसमें, जनन में। लैंगिक का मतलब आपको समझ में आ रहा है, लैंगिक अंग है तो ये युग्मक वगैरह का निर्माण करेंगे। और लैंगिक में भी आपको 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, एक आता है अपने पास पुमंग और दूसरा अपने पास आता है जायांग। ठीक है, पू से आपको ध्यान में रखना है, पू से पुरुष, और पुरुष का मतलब नर की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, पुमंग। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है इसे कहा गया है क्या, पुमंग। और जायांग का मतलब दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, मादा। तो ये बीच वाले जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसे क्या कहा गया है, जायांग। इनकी भी स्ट्रक्चर डिटेल से अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुमंग और जायांग 2 स्ट्रक्चर है, लैंगिक स्ट्रक्चर है, लैंगिक संरचना है, जिसे अपन क्या कर रहे हैं, जो आगे चलकर युग्मक का निर्माण करेंगे और उनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, निश्चित रूप से निषेचन होगा। पर दूसरा लिखा है सहायक, मतलब हेल्पिंग, जो है जो सहायता करते हैं प्रजनन में। ठीक है, या पुष्प की सुरक्षा में। वो आपके पास 2 होते हैं, एक होता है दल और दूसरा होता है बाह्य दल। दल और दूसरा क्या होता है, बाह्य दल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके पास इसे कहा गया है दल, और दल के बाहर जो है उसे कहा गया है बाह्य दल, बाह्य दल। ठीक है, तो इनमें से क्या करता है कि ये जो दल वगैरह है ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित वगैरह करते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। और बाह्य दल क्या होता है, फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, वो आपको सिंपल ध्यान में रखना, बाकी 11th क्लास में लिखा है। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर, एक नीचे वाला जो पार्ट होता है जहाँ पुष्प के अलग अलग जो स्ट्रक्चर से अलग अलग जो पार्ट्स है वहाँ विराजमान है, उसे कहा गया है पुष्पासन। पुष्प का आसन, आसन का मतलब क्या होता है, बैठने वाली जो जगह है, तो पुष्प कहाँ पर विराजमान है, उस आसन पर, इसीलिए इसको कहा गया है पुष्पासन। और नीचे डंठल वगैरह है ही, पुष्प व्रंत जिसे कहा गया, तो ये आपके पास नीचे पुष्प व्रंत जिससे जुड़ा हुआ है, ये पुष्प व्रंत। ठीक है, तो इसमें से जायांग स्ट्रक्चर डिटेल से देखेंगे, पुमंग के जो स्ट्रक्चर है वो अपन यहाँ से डिटेल से देखेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पुंकेसर और पुमंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अगर किसी भी पुष्प के स्ट्रक्चर में केवल एक, क्या है, केवल एक ये जो इस टाइप के स्ट्रक्चर है तो इसे कहा गया है पुंकेसर।
क्या कहा गया है, पुंकेसर। और ऐसे अगर एक से अधिक होंगे तो इसे कहा गया है क्या, उमंग। ठीक है, एंड्रोशियम। सेम ऐसे ही बात करें फीमेल के केस में, तो फीमेल में ये एक स्ट्रक्चर है तो इसे कहा गया है क्या, अंडप। और अगर ऐसी एक से अधिक होंगे स्ट्रक्चर किसी भी पुष्प में तो इसे क्या कहा गया है, जायांग। सेम ऐसे ही अगर दल है मेरे पास, दल केवल एक है तो उसे दल ही कहा गया, लेकिन एक से अधिक है तो उसे क्या कहा गया है, दल पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, एक से अधिक है तो उसे कहा गया है दल पुंज। और सेम ऐसे एक है तो उसे क्या कहा गया है, बाह्य दल। और एक से अधिक अगर हो गए, एक से अधिक अगर हो गए तो उसे क्या कहेंगे अपन, बाह्य दल पुंज। आ गई बात समझ में। तो ये जो शब्द हैं, शब्दों का खेल है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है पुष्प से रिलेटेड। अब बहुत सारे आते हैं कि जो दल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाह्य दल जुड़े हुए हैं, पुमंग वगैरह, ये सब सारा सब कुछ किससे जुड़ा है, तो वो 11th क्लास वाला पोर्शन है, वो जब भी उसमें पढ़ते तो डिटेल से उसको पढ़ा दिया जाता है। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जो पुष्प है उसके अंदर जो पार्ट है वो होते हैं, और ये कुछ बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको बताई है, ये भी आपको सिंपल सा यहाँ से ध्यान में रखना है। परिचय वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपन ने बात की चैप्टर के नाम का जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो अपन ने डिस्कस किया है। उसी में जनन क्या होता है, जनन के प्रकार अपन ने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद में पुष्प के बारे में जो स्ट्रक्चर है वो सारी सब कुछ अपन ने यहाँ से डिस्कस कर ली है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आगे वाले पोर्शन में। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।